भाई भी, माताएं और बहनें, आप सभी को मेरा जय मूल निवासी, जय भीम बुद्धा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हम महिलाओं को इतने दूर दराज से आने की क्या ज़रूरत पड़ी, उसके लिए मैं बताऊँगी। क्योंकि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है और घर में भी रहती है तो मुंह ढक के रहती है ज़्यादातर। हमारा जो विषय है आज का, वो पहला मुद्दा है, महिलाओं का राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण किए बगैर महिलाओं की समस्या का समाधान संभव नहीं है। कैसा बनाना है? राष्ट्रव्यापी। अगर जो संगठन नहीं बनाते हैं तो जो भी हमारे साथ समस्याएं हैं वो खत्म होने वाली नहीं है। इसके लिए हम लोग अपने घरों से निकल के आप लोगों के पास हम चल के आए। सबसे पहले इसका कारण जानेंगे हम लोग कि कारण क्या है, समस्या का कारण क्या है। तो इसमें कारण ये है कि हमें जानकारी नहीं दी गई। पहला कारण क्या है? जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं है। दूसरा कारण है, अगर जो जानकारी है तो वो गलत जानकारी है। कैसी जानकारी है? कैसी जानकारी है? गलत जानकारी है। तीसरा कारण है कि हम खुद को आजाद होना नहीं चाहते, मतलब हम भी अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। ये 3 कारण हैं हमारी समस्याओं का। वो कैसे है? गलत जानकारी है तो उसके ऊपर चल रहे हैं, सही जानकारी मिली नहीं, क्योंकि जो भी हमारे पुराने इतिहास है उसको खोद के दबा दिया गया है। क्या किया गया है? दबा दिया गया है, जिसके कारण हमारे आने वाली पीढ़ियों को वो इतिहास जानने को मौका नहीं मिलता है। उदाहरण के रूप में आपको मैं छोटा सा भीमा कोरेगांव के बारे में कहानी बताऊं, बहुत छोटी कहानी बताऊंगी, ठीक है। भीमा कोरेगांव के लोग जो थे वो मूल निवासी योद्धा के वीर योद्धा थे। उन लोगों ने अपने टाइम में लड़ाई लड़े थे। वो भी क्यों लड़े थे? क्योंकि उस जमाने में एक एक्ट लगा था, नाम भूल रही हूं एक्ट का, आगे हाड़ी और पीछे झाड़ू बांधने का काम और कमर में कुल्ला। तो हमारे लोग को अगर जो रोड पे थूकेंगे तो उनके पैर से टच होएगा तो वो अछूत हो जाते थे, इसलिए वो हाड़ी बांधी गई थी। और झाड़ू इसलिए बांधी गई थी कि जिस रास्ते से हम चलेंगे, जिस रास्ते पे हमारे पैर के पश्चिम होंगे, वो उस झाड़ियों से मिटता चला जाएगा। और कमर में जो घंटा बांधा हुआ था कुल्ले में, उससे पता लग जाएगी कि हम अछूत लोग इधर से जा रहे हैं। और टाइम टेबल भी था हमें निकलने को, लेकिन हमारे खून में बहुत उबाल था उस जमाने में। उस खानदान की पीढ़ी है हम आज भी, वो खून इतना उबलता हुआ था कि जब ब्रिटिश सरकार आई इन आर्यों से लड़ने के लिए उस टाइम पे, तो ब्रिटिश का जो स्टार्टर नाम का जो एक व्यक्ति था जो नेतृत्व कर रहा था अपनी आर्मी का, तो उनके 30,000 लोग थे। कितने लोग थे? 30,000 लोग। तो उस अंग्रेज ने कहा, हमारे मूल निवासी योद्धा से कहा कि भाई तुम चलो, हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो हमारे मूल निवासी योद्धाओं ने क्या कहा पता है? साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जाइए, अब ये लड़ाई हमारी और इनकी है और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो ये स्टार्टर नाम का व्यक्ति था, वो अपनी बटालियन, अपनी आर्मी को लेकर मुंबई भाग गया। उसके बाद से जो हमारे वीर योद्धा सेना थे, उन लोगों ने 8-9 घंटे के अंदर उन आर्यों को गाजर और मूली के जैसे कचाकच काट दिया। तो जब काट दिया तो उसके बाद से अंग्रेजों का राज हम पे चला। उसके बाद भी हमें नहीं शासन मिला। लड़ा किसने? हमने लड़ा था, हमारे महान योद्धाओं ने लड़ा था। लेकिन कौन राज किया उसके बाद? अंग्रेजों ने राज किया। तो अभी एक मूवी बनी हुई है 500 बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, उसको 400 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन उस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया इन मनुवादियों ने। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि उसमें जो हमारे योद्धा लोग थे
उसमें इनका नाश का दिया हुआ है। और जिस दिन उस फिल्म रिलीज हो जाती और हमारे लोग देख लेते, आज के टाइम में भी देख लेंगे, तो हमारा वो जो महापुरुष लड़ाई करते थे वो उबाल फिर भी भीमा कोरेगांव का दोबारा आ जाएगा और ब्राह्मण हमसे सामने से नहीं लड़ाई करेगा। वो बहुत शातिर है, दिमाग का बहुत तेज है। वो क्या करता है, हम आपको लड़ा देता है और तमाशा देखता रहता है और हम आपस में खत्म करने का काम करता रहता है और हम लोग उसके झांसे में आके अपने ही समाज को बर्बाद करने का काम करते हैं। तो हमारा दुश्मन कौन है? हम ही लोग हुए आपस में, क्योंकि दुश्मन के इशारे पे जब हम अपने ही भाई बहन को काटने मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुश्मन पहचान यही नहीं कर पा रहा है कि दुश्मन है कौन। साथियों, हम लोगों को सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। हम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, जब भी हम लड़ाई में या किसी भी आंदोलन में सफल हो पाएंगे। सही है? गलत तो नहीं बोल रही मैं? बच्चे सुन लो बेटा, आप लोग सुनो, आप लोगों के काम की बात, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोगों को जानने की जरूरी है और हमें जानना चाहिए कि जो हम लोगों पे राज कर रहे हैं वो 15% लोग हैं और हम लोग 85% रहने के बावजूद भी हम 15% लोगों की गुलामी को झेल रहे हैं। सही मैडम? तो महिलाओं को इसलिए अब सड़क पे आने की जरूरत पड़ी कि केवल पुरुष की लड़ाई से ये देश आजाद होने वाला नहीं है। लगता आप लोगों को? आधा से ज्यादा महिलाओं को भागीदारी होनी चाहिए इस टाइम, क्योंकि अगर जो हम लोग नहीं बाहर निकलते हैं तो आने वाली नस्ल, फसल, समाज, देश, संविधान सब खत्म है। और ये गवर्नमेंट का ही स्टेटमेंट है, अगर जो बीजेपी दोबारा आ जाती है 2024 में तो आपके संविधान खत्म कर दिए जाएंगे। जिस संविधान से देश चलता है और हमें जीने का अधिकार है वो खत्म हो जाएगा और जब वो खत्म हो जाएगा तो आपका इस भारत देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी संविधान होते हुए भी CA NRC NPR ला के हम लोगों को देश से बाहर निकालने का काम किया जा रहा था, लेकिन वो शक्ति बान सेफ है जो माननीय वामन मेश्राम के नेतृत्व में उस CA NRC NPR को भी रोकने का काम किया और इसमें ज्यादातर महिलाओं की भागीदारी रही है। वो कैसे रही है? जो शाहीन बाग है दिल्ली का, बहुत महिलाएं निकली और उन लोगों ने ऐसा पंडाल जमा दिया। हम गए हैं 2-3 बार उसमें, हम भी गए उस शाहीन बाग में उस आंदोलन को सक्रिय करने के लिए, तो हमसे दूर पड़ता है थोड़ा, वो तो ज़्यादा नहीं जा पाते हैं। उन शाहीन बाग की महिलाओं ने पूरे भारत देश में शाहीन बाग का आंदोलन चला। तो महिला के अंदर शक्ति नहीं है। गवर्नमेंट को उस शाहीन बाग को हटाने के लिए JCB का प्रयोग किया गया, बुलडोजर का प्रयोग किया गया, उससे भी नहीं हटी महिलाएं तो कोरोना लाया गया। क्या लाया गया? कोरोना। और वो कोरोना हम लोग महिलाओं की कमजोरी बनी, जिसके वजह से महिलाओं को उस शाहीन बाग से उठ के अपने अपने घर जाना पड़ा। फिर राज किसका है? हमारे दुश्मनों का है, मनुवादियों का है। तो वो शक्तिशाली होता है जो शासक करता है, और शासक बनने के लिए हम सभी लोगों को एक ही मंच पे आना पड़ेगा। दुश्मन क्या करता है? हमें बांटने का काम करता है, हमें बांटने का, कभी हिंदू मुसलमान, कभी जात पात, कभी हिंदुस्तानी, ऐसे ऐसे करके दुश्मन को पता है कि जिस दिन ये मूल निवासी SC ST माइनॉरिटी और OBC ये 4 लोग जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन हमारा यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो दुश्मन ज़्यादा ही हमसे घबराया हुआ है, वाम से संगठन से। और हम लोग को क्या करना, किस तरह का मदद कर सकते हैं? हमें जानकारी है तो दूसरों को बताओ। आर्थिक रूप से कुछ मदद कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। एक दूसरे को जाके हम कहने का और आंदोलन में खड़े होके भागीदारी निभाने से भी बहुत बड़ा सहयोग जाता है। मैं आपको कह देना चाहूँगी कि जो पीछे की लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं या जो भी क्रांतिकारी महिलाएं, वो हम मूल निवासियों की बहन बेटी थी, ना कि इन लोगों की हैं। उदाहरण के रूप में ले लीजिए, क्रांतिकारी हमारी बहन फूलन देवी है, उसने लड़ाई लड़ी, बहुत लड़ाई लड़ी उसने और बहुत दुखों का सामना करी, और आज वो क्रांतिकारी वीर योद्धा के नाम से भी जानी।
और दूसरी झलकारी बाई, जिसको आप झांसी की रानी बोलते हैं, वो झलकारी बाई थी, जिसको झांसी बाई के रानी के नाम से हम जानते हैं। वो हमारी मूल निवासी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा त्याग करा, और उन लोगों ने इस आंदोलन को, जो भी ये हमारा आंदोलन नहीं है, ये तो बहुत पुराना आंदोलन है। जब देश आजाद हुआ था उससे पहले से, जब बाबा साहब छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिराव फुले और बहुत सारे जो वीर योद्धा हैं, तो इन लोगों का आंदोलन है, जिसको हम भी लेके जाने का काम कर रहे हैं। अभी जो 2022 का चुनाव था, इसमें हम लोगों को उम्मीद थी, जब हम यात्रा में घूम रहे थे तो मैं भी खुश हो रही थी, जहाँ तहाँ शाहजहाँपुर या कहीं भी जाती थी, मैं कहती थी बस सर अपने 6 विधायक पक्का बनेंगे। इतना बढ़िया माहौल हुआ था कि वाकई में हमारे 4 विधायक भी अगर जो जाके और सदन में और लोकसभा में बात करने का काम करेंगे, तो हमारी आधी समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ कितना भी चिल्लाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। जब तक हम उधर जाके नहीं बोलेंगे सही जगह पे, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन उस मूवमेंट को भी दुश्मनों ने बड़ी सातिर से तोड़ा है। हमारे कुछ लोगों को खरीद के पैसों में, हमारे लोग लालची होते हैं, बुरा मत मानिएगा, सॉरी ना, आप नहीं बुरा मानना, मैं एग्जाम्पल दे रही, होता है ज़्यादातर, क्योंकि हम गरीब लोग क्या होते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में बिक जाते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एंड टाइम पे उन लोगों को पैसे पे, दुश्मन को पता थे कि ये सत्ता में आने वाले हैं, तो इनको कैसे पीछे करना है, तो कुछ मेन लोगों को पकड़ के पैसा दे के, लालच दे के उन लोगों को खरीदने का काम करा, और हमारा बना बनाया घर को गिराने का, नीचे लाने का। अभी हम इधर आ गए, थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा लेवल है, पर उतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और आज वो लोग तो नहीं समझ रहे, वो हमारा मूल निवासी है, लेकिन उसको दिमाग में अभी भूला नहीं आ गया, लालच में फंस गया। लेकिन एक दिन वो भी हमारे पीछे आएगा कि वो लोग सही थे और मैं गलत था, क्योंकि पाप का गड़ा भर जाता है। कहावत है, मैंने सुना है कि पाप का गड़ा भर जाता है तो उसका अंत पक्का है। तो ऐसे हमारे लोग इधर उधर बौखलाए हुए हैं। तो हम महिलाएं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभानी है। आपने या तो पहली मीटिंग में आए हो, तीसरी मीटिंग में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहूँगी कि आने वाले मीटिंग में इससे भी ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हम महिलाएं देश को बचा सकते। आज का सिचुएशन ऐसे, जब महिलाओं को मैं लेकर रोड पे निकलती हूँ 200-400, तो मुझे लगता है कि लोग हमें चारों तरफ से देखते हैं। जब हमें लगता है कि वाकई में क्रांति शुरू हो चुकी है और पुलिस वाले हमें कुछ नहीं करते, क्योंकि पुलिस वाले इतनी पुलिस लेडीज नहीं जो हम सबको पकड़ेंगे। हम अपनी पे आ गए तो प्रशासन भी तो अपना है, और अपनों को क्यों मारना और क्यों बदतमीजी करना, वो भी वर्दी के साथ में हमारे पीछे से सहयोग करें, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर जो हम क्रांतिकारी आंदोलन के लिए उतर जाते, मैं पक्का कह रही, इतना पुलिस स्टेशन और इतना जेल नहीं, जितनी हम महिलाएं तैयार हो जाएंगी, इनके पास जगह नहीं। मैंने टारगेट दे रखा, तुम अपनी जेल बनवा लो, मैं गाँव से महिलाएं निकाल दूँगा, सही ना भाई? आपके अंदर यही ताकत है, आप जेल की तैयारी करो और मैं महिलाएं निकाल के लाऊंगी, और हम देखते हारेगा कौन और जीतेगा। लड़ना संविधानिक दायरे में रहेगा, तलवार चाकू कोई नहीं। हम अपनी महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं हथियार चलाने को, नहीं, हमें लड़ना है हमारे संविधानिक दायरे में ही रह के लड़ना है। क्योंकि एक बाबा साहब के टाइम पे संविधान भी नहीं था बेचारा, वो अकेला व्यक्ति भूखा प्यासा रह के अपने परिवार को भी त्याग के आज 131 करोड़ लोगों के लिए संविधान लिख दिया। तो क्या हम उस संविधान को बचाने के लिए माताएं बहनें सड़क पे नहीं निकल सकते? बोलिए आप लोग, बोल सकते हैं ना? कितनी महिलाएं निकल सकती हैं सच्चे दिल से? वेरी गुड, होना चाहिए। अभी हम मुंह ढक के बैठने से कोई फायदा नहीं है। अभी मुंह ढकने का टाइम नहीं है, अभी मुंह खोलने का टाइम आ गया। हमें चाहिए कि हम घुड़सवारी भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं सिचुएशन में, हमें नहीं डर लगता। गोली भी मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे घर में या हॉस्पिटल में मरेंगे तो मरीज कहलाएंगे, लेकिन सड़क पर लड़ के मरेंगे तो योद्धा कहलाएंगे। इतिहास में कहते हैं कितना अच्छा नाम जाता है। हाँ, बंद घर में आदमी के साथ पकड़ना और मारना वो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं नहीं चाहूँगी कोई भी महिला ऐसा करे, ठीक है? दूसरी बात, हम किसान आंदोलन
में भी जाके बहुत सारे बयान दिए, रेल को भी रोका, बहुत सारा देखा, लेकिन इस गवर्नमेंट पे कोई असर पड़ने वाला। अच्छा सर आप लोगों को, सर आप लोग बोलिए, आप लोगों को लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बहरी है और ये ईवीएम मशीन की है और हमारे वोटों की बनी हुई नहीं है। एक वही अधिकार था हमारा वोट का, उसको ईवीएम मशीन के द्वारा उसको भी क्या कर लिया? जोर से बोलो, छीन लिया। एक वो अधिकार बच रहा था, वो मेरा अपना बहुत महत्वपूर्ण अधिकार होता, हम बटन जिसको दबाएंगे वो राजा बनेगा। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो रहा, हम जिसको नहीं चाहते हैं बटन सही जगह दबाते हैं, फिर भी राजा उल्टा बन गया। सही है या मैं गलत कह रही हूँ? सही है। तो अभी मूड अपना नहीं, अभी आप लोगों को मीटिंग में आना है। मेरे कहने का मतलब है जहाँ पे भी कानपुर में मीटिंग होती है, और ये मत सोचो कि मेश्राम साहब कुछ गलत कर, कुछ भी नहीं कर रहा हमारा भाई, बेचारे वो आज भी पूरे समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें चलती हैं। घर में बच्चा गोरा भी है काला भी है, एक तेज बच्चा जन्म देते हैं, एक मूर्ख भी देते हैं, तो भेद थोड़े नहीं देते हैं। अब काला तो हम थोड़े नहीं कहेंगे चल तू घर से बाहर, नहीं, हम उसको भी पालते हैं। तो वैसे ही है, हमारे साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस टाइम, और हमें उन साहब को तन मन धन से साथ सहयोग देना चाहिए। दूसरा मुद्दा है हमारा, कीमत चुकाए बगैर स्वतंत्र, स्वावलंबी और स्वाभिमानी आंदोलन निर्माण नहीं किया जा सकता है, कीमत चुकाए बिना। तो हमें लगता है कि अब वो समय आ गया। जैसे शब्द पढ़ने से ऐसे लगता है कि आंदोलन कोई छोटा मोटा नहीं है, ये आंदोलन लंबा चलेगा और इसके लिए हम लोगों को भी कीमत चुकानी पड़ेगी। चाहे जिस तरीका हो, हम समय दे रहे, कोई साथ दे रहा, कोई पैसा दे रहा, कोई बुद्धि दे रहा, कोई हुनर दे रहा, लाइक ऐसे करके हम इस आंदोलन को सक्रिय करने का काम कर रहे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कहा था नहीं कहा था? किताब में पढ़ा, हमने नहीं सुना था, उस टाइम हम नहीं थे। तो हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि तुम खून दे तो कल मैं आज़ादी दे दूंगी, नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि अभी भी हमारे पास समय है, अगर जो अपना देश और अपने बच्चे और अपना लोगों को बचाना है तो अभी से हम लोगों को कमर कस लेनी चाहिए। और संविधान के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति एक पेन की ताकत से संविधान लिख डाला और पूरी लड़ाई जीत लिया, तो उस संविधान के अकॉर्डिंग हमें अपनी भी लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा आप लोगों का मैटर है, सबके घर में टच मोबाइल है सबके घर में है ना, लगभग है मैडम, है ना सबके पास। उसमें आप मोहम्मद मेश्राम सर का नाम बोलो, यूट्यूब खोलो, पढ़ने लिखने की जरूरी नहीं, उधर माइक होता है, उसको टच करना, किसी से पूछो और बोलो। मेश्राम साहब की वीडियो देखो, जो सभी देखना है, टीवी सीरियल बंद करो, मेकअप का भी कम करो और उनको सुनो। उनको सुनने से भी आप क्रांतिकारी का शब्द सुनते रहेंगे। दूसरा, पहला नंबर आपका, दूसरा नंबर है MNTV, एक हम लोगों का वो है, सारी सच्ची खबर सुनाई जाती है, सारी। और उस चैनल को आप देखेंगी तो हम मूल निवासियों को सच्चा रिपोर्ट दिखाया जाता है। अब देखिए हमें क्यों ऐसे गली में क्यों रखते हैं, हमें पता लग जाता है। जब हम गाड़ी से होकर के जब चलते हैं तो हमारे समाज किस इलाके में रहते हैं पता लग जाता है। क्या आप लोगों को नहीं होता सुंदर साड़ी पहन के कुर्सी पे बैठना, जज बनना, वकील बनना, प्राइम मिनिस्टर सीएम बनने के लिए मन नहीं होता आप लोगों को? आवाज दीजिए, या मेरी बात समझ में नहीं आ रही? आ रही। कोई हमने जन्म से लिखा तो नहीं है झाड़ू पोछा या लैट्रिन हम साफ करेंगे, नहीं ना। तो इन लोगों ने ऐसी प्रथा बना दिया कि हम इसके अलावा कुछ काम नहीं कर सकते। आरक्षण रहते हुए भी हमारी जो नौकरियां थी उसे खत्म किया जा रहा। पीछे के उधर से ये लोग अपने लोगों को रख लेते और हमारे बच्चों को सामने बैठा के पेपर दिला के 1 या 2 नंबर के देकर क्या करते हैं लोग, 1 या 2 नंबर से रह गया, क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी जगह पर जो कवर करते हैं तो ये धीरे धीरे देश में इनका वर्चस्व शुरू हो जाएगा। क्योंकि मान लो कि मुझे ही कुछ अधिकार है तो मैं तो आप लोग जाएंगे तो बिल्कुल तैयार होंगे, मैं हमारे लोग बताइए आपकी समस्या, ठीक है जी हो जाएगा। इतने घंटे का टाइम दीजिए, 2 दिन का टाइम दीजिए, 1 महीना का टाइम दीजिए, साइन करेंगे और हमारे लोगों का काम होना चाहिए।
और जब हमारे लोगों का काम होएगा और आप सक्षम होंगे हर चीज़ से, तो दुश्मन को घबराएगा, घबराएगा नहीं घबराएगा। तो आप लोगों को ज़्यादा महापुरुषों के बारे में जानने की जरूरत है और हम लोगों को आगे की अपनी रणनीति बताया नहीं जाता है, लेकिन जितने लेवल पे हम लोग कर सकते हैं। आपको बच्चों को अच्छा देखना है तो आपको समाज के लिए भी टाइम देना है। केवल किताबी ज्ञान से व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है, सामाजिक ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिक ज्ञान रहेगा तो ही आप समाज को और देश को जीत सकते हैं। समाज मतलब हर इधर तो जात पात में बांट दिया। दरअसल मैं एक बात कहना चाहूँगी, जात दो, कितनी जात होती है? कितनी होती है? मैंने नहीं सुनी। दो जात होती है। कौन कौन सी होती है? नहीं पता। पहला महिला पुरुष और दूसरा है महिला जात। ठीक है, अभी समझ में आया? दो जात है ना। वो कैसे है? वो ऐसे है कि जो हमारी शरीर की बनावट होती है ना, जो शारीरिक, उसमें इस प्रकृति ने चेंज कर दिया, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, उसके वजह से दो जात है। अदरवाइज हम एक है, इंसानियत एक, ब्लड भी एक है हम लोगों का। ये नहीं कि पुरुष का अलग है हमारा अलग है, या किसी ब्राह्मण क्षत्रिय के खून अलग अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू का भी खून एक है, मुसलमान का भी एक है, सिख का भी है, ईसाई का भी एक है। हर एक जात के लोगों का ब्लड एक है और हम एक है, हमें बांटा गया है। मैं एक सवाल करूंगी, मैं आप लोगों के इस कौन सी जगह है? 48 क्वार्टर कानपुर सिटी के इस मंच से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी केंद्र सरकार को। हिंदू का, मुसलमान का, सिख का और ईसाई, चारों का ब्लड एक जगह रखो। क्या करना है? खून, सबका चारों का खून एक जगह रखना है और 10 मिनट बाद सबका खून वापस बांटना है। सही? बराबर है? और वो हमें वो बता दे कि वो मुसलमान का खून है, वो सिख का खून है, वो ईसाई का खून है और वो हिंदू का खून है। क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो हम कैसे, अब तो हम इतनी जातियों में क्यों हैं? एक है ना इंसान, दो ही जाति है तो पक्का हो गया। तो हम लोग जातियों में बांटे गए हैं। जातियों का आप ये झंझट खत्म करिए, एक इंसानियत मानवता रखिए। दो जात होती है, पुरुष और महिला, ठीक है। और इस चीज़ को लेके अपने समाज में बहुत तेजी से आप कोशिश करिए कि हमारा ये क्रांतिकारी आंदोलन जल्दी से जल्दी सफल होना चाहिए, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम लोगों के जिंदे में ही जैसे मुगल और अंग्रेज अपने भारत देश से भागे थे, ये विदेशी आर्य यूरेशिया ब्राह्मण भी हमारे देश से जल्दी भागना चाहिए, जब तो हमारा राज आएगा। नहीं तो ये बांट के रखेंगे, क्योंकि यूएन के अकॉर्डिंग विदेशी हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता। कोई विदेशी बाहर या कोई बाहर वाला आपके घर में आके आपका घर चलाना शुरू कर दे, आप बर्दाश्त करेंगे? बोलिए, नहीं करेंगे। एक दिन देखेंगे, 2 दिन, तीसरे दिन भगाने का काम करेंगे। जो व्यक्ति 74 साल से हम पे राज कर रहा, बहुत मुश्किल है उसको निकाल, और उसको निकालने में भी हमें पूरी ही ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन हमने भी कसम खा रहे हैं कि जब तक इन लोगों को निकालेंगे नहीं, लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होते रहेंगे। एक बात और करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी अध्यक्षता जो कर रही है मैडम, उनको ज़्यादा सुनना चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस देश का राजा अनपढ़ हो, सबसे पहले वहाँ के विद्यालय तबाह किए जाते हैं। तबाह मतलब बर्बाद, खत्म, कुछ भी समझ लो, जो भी आपको समझ में आता है। तो हमारे साथ आज के टाइम में वही सिचुएशन है, बिल्कुल बिल्कुल वही है। क्योंकि कोरोना लाके सबसे पहले हमारा स्कूल बंद किया गया, ठीक है। स्कूल बंद करने से सबसे बड़ा हमारा नुकसान, क्या नुकसान है? हम साल भर की फीस जमा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे को 1 हफ्ते की भी शिक्षा नहीं मिल रही, लेकिन हमें पैसा भरना पड़ रहा है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, गुर्राएगा। तो उसी चीज को इन लोगों ने खत्म करने का काम करा, लॉकडाउन लगा के हमारे बच्चों को पढ़ाई से वंचित किया और इनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई
कर रहे थे। और जब कोरोना आया तो हम भूखे, हमारे लोग रोड पे मर रहे थे चल चल के पानी की वजह से, और प्रेग्नेंट औरतें रास्ते में बच्चा भी जन्म किया, ऐसा ऐसा हमने पिक देखी है। और इनके बच्चे 5 स्टार के होटल में और जहाज में, कितनी दुख की बात है। हम इधर रोटी के लिए पानी के लिए तड़प के लग रहे, ये लोग ट्रेन से आते हैं और 5 स्टार का होटल हमको गए नहीं। पर हम तो मूल निवासी, हमारे पुरखों ने इतना बड़ा बिजनेस दे देंगे और थोड़ा बहुत खाते ही गुलामी लोगों ने उनको देने नहीं दिया। तो नई शिक्षा नीति लाके सबसे पहले हमारे शिक्षा का हनन कर दिया, खत्म कर दिया। और शिक्षा खत्म हो गई तो आप सोच लो आप भी बराबर है, इधर आने का मतलब नहीं है। तो हम शिक्षा से आगे बढ़ सकते हैं, रोजगार से कर सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं, समाज का कर सकते, गांव का, परिवार का, मतलब एजुकेशन के द्वारा ही हम सारा काम कर सकते हैं। और वही इस केंद्र सरकार ने खत्म करने का काम किया, वो भी हमारे लोगों का। पीछे से भर्तियाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा। अभी एक किसी भी अधिकारी को रख लेते हैं पीछे से। अभी पीछे अक्टूबर के महीना में एक महापंचायत किसान में थी, अक्टूबर में था एक बहुत बड़ा महापंचायत। उस दिन 4 महिलाओं को जज बनाया था। कितनी महिलाओं को? 4 ब्राह्मण महिलाओं को जज बनाया था। क्या उसमें हमारे समाज की महिलाएं नहीं बन सकती जज? लड़ाई के लिए तुम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लगा देते हो, लेकिन जब अच्छे पोस्ट पे जाना है तो केवल ब्राह्मण जाएगा, यूरेशिया जाएगा। हमारे लोगों का नंबर ही खत्म हो जाता है और ये भूल जाते हैं कि हम भी देश में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या अगर जो 4 महिलाएं हुई तो एक SC की भी हो सकती थी, एक ST की भी हो सकती थी, एक OBC की और एक माइनॉरिटी। जब भी तो हम भारत संविधान से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इन लोगों ने कहा कि मैडम नहीं, वर्चस्व जिसका होता है वो जैसे मन चाहे वैसे कर लेता, किसी से मेरी RSS के लोगों से ही बहस हो रही। तो हमें जानकारियाँ नहीं होती हैं क्या क्या हो जाती है और हम अपने घर में बैठे रहते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, तो मैं अपनी बात को यहीं से करूँगी।